साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में मैं डॉक्टर सरिता सिंह आप सबका नए टॉपिक पे स्वागत करती हूँ। अब मैं अभी तक आपको पर्यावरण ही टॉपिक पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने इसके पहले वीडियो जो आपको दिया था उसमें मैंने आपको पर्यावरण पे मनुष्य का दुष्प्रभाव पढ़ाया था। मनुष्य किस प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, अपने भौतिकवादी जीवन के लिए किस तरह से पर्यावरण को, पारिस्थितिकी संतुलन जो बना हुआ है वो कैसे उसको बिगाड़ रहा है, जिसका दुष्प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है, जिसके दुष्परिणाम के रूप में हमारा आता है जिसके दुष्प्रभाव के रूप में मैंने आपको बताया था भूमंडलीय आर्थिक क्रियाओं के द्वारा जो दुष्प्रभाव वायुमंडल में उत्पन्न हुआ था, ये मैंने आपको इसके पहले के लेक्चर में बताया था। इसमें जो भूमंडलीय तापन बढ़ा था ये ग्रीन हाउस गैसों की वजह से, ये मैंने आपको यहाँ तक बताया था। अब मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाऊँगी ओजोन मंडल। ओजोन परत में जो संकट आया हुआ है, जो हमारी ओजोन परत है उस पर जो संकट छाया हुआ है, वो पर्यावरण प्रदूषण से किस प्रकार से, पर्यावरण प्रदूषण के कारण हमारी ओजोन परत जो प्रभावित हो रही है, जो दुष्प्रभावित हो रही है, जिसमें छिद्र हो रहा है, वो किस कारण से हो रहा है। और कारण तो वही है मनुष्य, लेकिन वो क्या दुष्प्रभाव डाल रही है और कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें इसमें कि ओजोन गैस है क्या चीज़। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ओजोन गैस है क्या, ओजोन परत क्या है। तो ओजोन गैस जो है, ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से, ओजोन की रचना कैसे होती है, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से होती है। इसकी संरचना ही ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनता है ओजोन गैस का निर्माण कैसे होता है, ऑक्सीजन के O3 होता है ना इसका सूत्र, तो 1 2 3 3 परमाणुओं से इसकी रचना होती है, किसकी, ओजोन गैस की। तो ओजोन गैस की रचना ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से होती है। अब ये कहाँ पाई जाती है ओजोन गैस, सबसे पहले जान लीजिए। ओजोन गैस समतापमंडल, जो वायुमंडल को विभिन्न लेयर्स में डिवाइड किया गया है, ये आज काम नहीं कर रहा है। कहाँ गया और क्या किए, हटा दिए क्या, बस यही है ना, यही इतने हैं ना, नहीं इसको हटा दीजिए, हटा दीजिए। बस ओजोन गैस समतापमंडल, जो हमारे वायुमंडल है हमारा, उसको विभिन्न परतों में बांटा गया, विभिन्न 5 परतों में ऊंचाई के हिसाब से डिवाइड किया गया है। हमारे जो वायुमंडल है हमारा, उसको ऊंचाई के हिसाब से उसको विभिन्न मंडलों में, 5 मंडलों में लगभग डिवाइड किया गया है, जिसमें
पहली परत होती है क्षोभ मंडल, उसके बाद तब शुरू होती है समताप मंडल। तो उसके बाद फिर मध्य मंडल, ताप मंडल, इस तरह से आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये मंडलों में विभक्त किया गया है ऊंचाई के हिसाब से। तो जो हमारी दूसरी लेयर है समताप मंडल जिसको कहते हैं, इस समताप मंडल में लगभग 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये ओजोन परत हमारी पाई जाती है। अलग अलग ऊंचाई बांटा गया है। ये परत 20 से 35 के बीच में सर्वाधिक इसका संकेंद्रण पाया जाता है, 20 से जो है 35 किलोमीटर के मध्य ज़्यादातर ये पाया जाता है। ये समताप मंडल जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, उसी में ये पाया जाता है कौन? ओजोन गैस। ओजोन गैस पाई जाती है और ये ओजोन गैस का, इस ओजोन गैस का कार्य क्या होता है? ये ओजोन गैस पृथ्वी से, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो वेव्स होती हैं, परावैंगनिक किरणें जिसको कहते हैं, उनको अपने में अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी के धरातल पर उतना ही टेम्परेचर, उतने ही तापमान को भेजती है जितना की आवश्यकता है। मतलब वो जो हानिकारक किरणें हैं उनको ओजोन गैस अपने में अवशोषित कर लेती है। और ये ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? ये ओजोन गैस पाई जाती है समताप मंडल में, समताप मंडल में। अब ये ओजोन गैस क्या कर रही है? ये ओजोन गैस धीरे धीरे कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप आर्थिक के रूप में करता है, मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, जो है मूलभूत आवश्यकताओं से बढ़ के मनुष्य जिसकी आकांक्षा करके कर रहा है, उसी के कारण ये ओजोन परत में संकट उत्पन्न हो रहा है। संकट कैसे उत्पन्न हो रहा है? कि उसमें छिद्र हो रहा है ओजोन परत में, उसके सघनता में कमी आ रही है। और ये कैसे हो रही है कि चूँकि मैंने आपको बताया कि ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी है, तो ये संकट कैसे उत्पन्न हो रहा है? ये है क्लोरीन जिसका सूत्र है Cl प्लस ओजोन की क्या सूत्र है? O3। अब ये क्या हुआ कि ये ऑक्सीजन का O2 है। अब ये क्या हुआ कि ये क्लोरीन गई और इसने ओजोन के एक परमाणु को ले लिया, ओजोन के एक परमाणु को इसने ले लिया और ये बन गया ClO, कार्बन क्लोरीन मोनोऑक्साइड बन गया। क्लोरीन मोनोऑक्साइड बन गया कौन सा? ये Cl क्लोरीन, इसके एक परमाणु को इसने ले लिया और ये हो गया ClO। अब यहाँ क्या हुआ? ओजोन तो खत्म हो गया, बचा क्या? CO2 बचा, ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन बचा। इसने जो है अब यहाँ तो ये रह ही नहीं गया, यहाँ क्लोरीन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि Cl ने, ये क्लोरीन ने इसके एक परमाणु को कहा कि आ जाओ मेरे में बच्चा, कहाँ भाग रहे हो लेके, आ जाओ मेरे में, मैं तुमको बताता हूँ। तो इसने ले लिया एक। अब ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड बन के ये भयंकर रूप धारण कर लिया और क्या कर रहा है? ये इसके साथ सांद्रण करके ओजोन को हटा दे रहा है, ओजोन की सघनता ही कम कर दे रहा है, ओजोन परत को गायब कर दिया, ओजोन गैस को ही गायब कर दिया। तो क्या हुई? जब गायब कर दिया, अपने में ले लिया, ये प्रदूषणकारी गैस वहाँ पे क्या कर रही है? यहाँ पे पूरे वायुमंडल को, हमारे पूरे वायुमंडल से जहाँ पे ओजोन गैस की सघनता थी उसमें उसको विलय कर दे रही है, विलग कर दे रही है, अलग कर दे रही है और वहाँ पे छिद्र की उपस्थिति हो रही है, क्योंकि ये तो पूरा अपने में ले रही है, उसके पूरे ओजोन को ही ख़त्म कर दी। और उसका जो हम सुनते आ रहे हैं कि ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, छिद्र हो रहा है, तो कोई पर्दा वर्दा थोड़ी ना है कि छिद्र हो रहा है उसमें। छिद्र का तात्पर्य वही है कि उसकी सघनता में कमी आ रही है, क्योंकि विभिन्न कार्बन, ये क्लोरो मोनोऑक्साइड और CFC जिसको कहते हैं, ये सब मिलकर वायुमंडल में ओजोन परत की सघनता को कम करके उसकी परत को एकदम पतली कर बना दे रही, उसकी लेयर को, उसकी सघनता को एकदम विरल अवस्था में कर दे रही है, जिससे क्या होगा कि अल्ट्रावायलेट किरणें जो कि ओजोन गैस अपने में सोख रही थी, अपने में अवशोषित कर रही है, वो अवशोषित नहीं कर पाएगी और वो डायरेक्ट पृथ्वी पर सब आने लगेंगी। अब ओजोन
सर्वप्रथम इसका क्षरण पता कैसे लगा? विघटन हो रहा है, समताप मंडलीय ओजोन का विघटन हो रहा है इस गैस के कारण, और रेडियो एक्टिव किरणों का धरातल पर आगमन हो रहा है। आगमन होगा तो क्या होगा? चर्म रोग, मोतियाबिंद और कैंसर जैसी बीमारी फैलेगी। अब ये ओजोन परत का क्षरण पता कैसे चला? इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्ट्रेटोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था, और ओजोन छिद्र के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसको बोलते हैं उत्तरदायी है। CFC फ्लोरीन एवं कार्बन से के मानव निर्मित यौगिक है। यह रसायन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने के साथ ही साथ ओजोन परत की ओजोन गैस से अभिक्रिया करके ओजोन को ऑक्सीजन के रूप में विघटित कर देती है, जो मैंने आपको बताया कि इसको ऑक्सीजन के रूप में विघटित कर दे रही है और जिससे ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानव निर्मित रसायनों का एक समूह है जो रंगहीन एवं गंधहीन है तथा सरलता से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। यह ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी होता है और यह प्रमुख गैस है। यह एक अत्यधिक अस्थायी यौगिक है जो वायुमंडल में 80 से 100 वर्षों तक बना रहता है। अब ये ओजोन क्षरण जब होगा तो क्या होगा? ये हानिकारक गैसें जो हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन मोनोऑक्साइड, ये सब जो है मिलके ओजोन परत को गायब करेंगी, तो उसका दुष्प्रभाव होगा कि समताप मंडलीय ओजोन का विघटन करेंगी, तो रेडियो एक्टिव किरणों का धरातल पर आगमन होगा तो क्या होगा? अपने आप ऑटोमेटिक विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा होंगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, चर्म रोग जैसी समस्या होगी, मोतियाबिंद जैसी समस्या होगी, मानव ही दुष्प्रभावित होगा। और जिम्मेदार कौन है? मानव जिम्मेदार है। उसके बाद कैंसर जैसी बीमारी भी पैदा होगी, चर्म कैंसर जिसको कहते हैं, स्किन कैंसर जिसको कहते हैं। तो ये सारी, क्योंकि टेम्परेचर अत्यधिक बढ़ेगा और वो अल्ट्रावायलेट किरणें जो पराबैंगनी किरणें होती हैं ओजोन में छिद्र के कारण, वो डायरेक्ट धरातल पर पहुँचेंगी। इसको कम करना आवश्यक है। अगर इसको कम नहीं किया गया, इस प्रदूषण को रोका नहीं गया, तो ये समस्या अगले 20 वर्षों में ही हमें पूरी तरह दिखाई देंगी। अब ये ओजोन क्षरण मैंने आपको बताया। अब इस ओजोन क्षरण का जो है रोकना भी जरूरी है। इसको ओजोन परत के संरक्षण भी जरूरी है, इसके उपाय करने हैं, तो जो कि किया जा रहा है। टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक GW केंटमूर के नेतृत्व में अनुसंधानकर्ताओं ने वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन हैलो का पता लगाया। इसमें तिब्बत पठार के चारों ओर अतिरिक्त ओजोन की उपस्थिति का पता लगा है और पठार के ऊपर केंद्रीय भाग में ओजोन की कम मात्रा एवं परिधि के चारों ओर अतिरिक्त ओजोन का छल्ला पाया गया है। इस अतिरिक्त ओजोन की सांद्रता अत्यधिक प्रदूषित शहरों में उपस्थित ओजोन सांद्रता की तरह है और यह हमें पता है कि O3 का उच्च सांद्रण मनुष्यों में खांसी, सीने में दर्द उत्पन्न करने के साथ साथ फेफड़ों में भी क्षति पहुंचा सकती है, जिसके लिए विभिन्न प्रकार के इंटरनेशनल जो है विचार किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो पृथ्वी की ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, और विभिन्न प्रकार के तमाम ऐसे जो है विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्यक्रम चलाए गए हैं, जो कि वर्ष 1972 में सर्वप्रथम स्टॉकहोम मानव पर्यावरण सम्मेलन चला गया। उसके बाद फिर पहली वैश्विक जलवायु बैठक हुई 1979 में। 1988 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का गठन किया गया। फिर वर्ष 1992 में पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो, जिसको आप लोग बहुत सुने हैं, जिसके INC द्वारा
किया गया। उसके बाद फिर अंतर सरकारी समझौता कमेटी INC की पहली बैठक हुई 1991 में। फिर 1990 में IPCC की पहली रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इसने पूरी रिपोर्ट इसकी प्रकाशित की कब? 1990 में, जो 1988 में ये कार्यक्रम चलाया गया था, इसको 1990 में इसकी रिपोर्ट की गई और इसकी रिपोर्ट के बाद फिर ये कमेटी गठित की गई 91 में और फिर ये सम्मेलन किया गया। उसके बाद फिर 1995 में पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की बैठक बर्लिन में की गई। फिर 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल अंगीकृत किया गया और पहली प्रतिबद्धता सीमा वर्ष 2008 से 2012 तक ये किया गया और इसमें 2005 में प्रोटोकॉल प्रभाव से आया। पहली बैठक की गई MOP की और फिर क्योटो प्रोटोकॉल को क्रियान्वित करने हेतु विस्तृत नियमों का प्रावधान किया गया। फिर 2001 में माराकेच समझौता हुआ जलवायु से संबंधित। 2007 में बाली एक्शन प्लान। 2009 में कोपेनहेगन समझौता हुआ। $100 मिलियन वर्ष 2020 तक एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया, किसमें? कोपेन समझौते में। और फिर 2010 में ये समझौता हुआ, कानकुन समझौता। और वर्ष 2011 में डरबन प्लेटफॉर्म, जिसका मुख्य वो था 2020 से नई वैश्विक जलवायु व्यवस्था बनाने पर सहमति की गई और 2012 में दोहा वार्ता क्योटो प्रोटोकॉल द्वितीय चरण शुरू हुआ, जो 2013 से 2020 तक चला, जिसमें क्या था? मेन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को वर्ष 1930 के स्तर की तुलना में 18% घटाने का लक्ष्य रखा गया। और वर्षा सम्मेलन की संस्तुति की गई 2013 में। उसके बाद फिर वर्ष 2016 में माराकेच समझौता हुआ। वर्ष 2014 में लीमा वार्ता हुआ। वर्ष 2015 में पेरिस समझौता हुआ और सबका लक्ष्य क्या रखा गया? औद्योगिकीकरण से पूर्व के स्तर वैश्विक तापमान में 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक की वृद्धि नहीं होनी चाहिए। मतलब इन समझौतों में क्या कहा गया कि औद्योगिकीकरण से पूर्व के स्तर में वैश्विक तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वृद्धि, वैश्विक तापमान में, भूमंडलीय तापमान में वृद्धि नहीं होनी चाहिए और कम से कम 1.5 होना चाहिए, इतना लक्ष्य होना चाहिए। ये था, ये समझौते जो किए गए, जो बैठक की गई विश्व स्तर पर, ये मैंने आपको बताया जलवायु परिवर्तन से लेके ओजोन परत की सुरक्षा हेतु, उसके संरक्षण हेतु। और वर्ष 1987 में 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए और 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 2017 के अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस का विषय था सूर्य के नीचे सभी प्रकार के जीवन की देखभाल करना। ये इसका मोनो था, इसकी थीम थी कि अंतर्राष्ट्रीय 2017 में जो बना था 16 सितंबर को ओजोन दिवस, विश्व अंतर्राष्ट्रीय, जिसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में 16 सितंबर को मनाया जाने लगा। और 2017 को जो थीम रखा गया उसका मेन था कि उसकी थीम थी सूर्य के नीचे सभी प्रकार के जीवन की देखभाल करना। ये ओजोन परत के क्षरण का कारण था और ओजोन परत की सुरक्षा कैसे की जा सकती है, ये इसका। अब अगला टॉपिक आता है आपका अम्ल वर्षा। ये अगला दुष्प्रभाव है आर्थिक मानव का, जो मनुष्य जो प्रौद्योगिकी विकसित कर रहा है, जो आर्थिक मानव बन रहा है, उसे जो संकट उत्पन्न हो रहा है, अगला संकट है अम्ल वर्षा। ये बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ी समस्या है हमारे सामने। अम्ल वर्षा है क्या चीज़? अम्ल वर्षा की घटना को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय रॉबर्ट एम्स स्मिथ को है। जल वर्षा के साथ साथ अम्ल वर्षा के अवपात को भी, अम्ल के अवपात को, वर्षा जल के साथ अम्ल की मात्रा जब ज़्यादा होती है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। साधारण जल का pH मान कितना होता है? साधारण जल का pH मान सामान्य रूप से 5 होता है।
5 होता है और यह माना जाता है कि तटस्थ जल जिसको कहते हैं, जिसको कि नेचुरल वाटर कहते हैं, तटस्थ जल या नेचुरल वाटर में उसका pH मान 7 होता है। और यह pH मान जब 7 से अधिक होता है तो यह होता है अम्लीय, और जब 7 से कम होने पर यह जल अम्लीय तथा 7 से अधिक होने पर यह जल क्षारीय हो जाता है। जब जल का pH मान 4 से कम होता है तो वह जल जैविक समुदाय के लिए हानिकारक हो जाता है। मानव जनित स्रोतों से निश्चित सल्फर डाइऑक्साइड CO2 जिसको कहते हैं तथा नाइट्रोजन की ऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचकर जल से मिलकर सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रस ऑक्साइड तथा नाइट्रस अम्ल का निर्माण करती है। जब यह एसिड वर्षा के जल के साथ नीचे गिरता है तो धरातल पर पहुंचता है और उसे कहते हैं अम्ल वर्षा। मनुष्य आज इतना अपने आर्थिक विकास में इतना परेशान हो गया है, इतना वो आर्थिक विकास के चक्कर में इतना अपने फायदे के लिए कार्य कर रहा है कि वो कृत्रिम वर्षा तक कर डाल रहा है। कृत्रिम वर्षा भी मनुष्य करने में आज सफल है। जहाँ वर्षा नहीं होती, जब वर्षा की हमें जितनी आवश्यकता होती है वो आयोडीन वगैरह विभिन्न प्रकार की गैसों का इस्तेमाल करके वो बादल बना के वर्षा करा रहा है। इतना ज़्यादा जो है प्रकृति में हस्तक्षेप होगा तो प्रकृति भी उसे वापस करेगी दुष्प्रभाव के रूप में। जहाँ एक और मनुष्य अपने फायदे के लिए क्या कर रहा है, नदियों का मार्ग परिवर्तित कर दे रहा है। नदियों का मार्ग परिवर्तित करके क्या कर रहा है, वहाँ घर व्यवस्था निवास बना रहा है, वहाँ पे बस्ती बसा रहा है, वहाँ पे अन्य उद्योग स्थापित कर रहा है और नदियों का मार्ग परिवर्तित कर दे रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, उसका दुष्प्रभाव भी प्रकृति में लौटा रही है बाढ़ के रूप में। क्या हुआ था वहाँ पे उत्तराखंड में, नदियों का वहाँ पे बाढ़ आने का एक प्रमुख कारण था, वहाँ पे आपदा आने का प्रमुख कारण था कि नदियों का मार्ग परिवर्तित करना। वहाँ पे उस मार्ग में उसको कहते हैं ब्लॉक क्षेत्र, उस मार्ग में अगर बस्ती बस गई है तो कभी न कभी वो अपने पुराने मार्ग में, वो नदी ऐसा होता है कि पुराने मार्ग से वो जब पानी का फ्लो बढ़ता है तो वो पुराने मार्ग का धर्रा पकड़ लेगी और उसके सामने जितने गांव, जितने बस्तियां होंगी वो सब दुष्प्रभावित होंगी। ऐसा कहा जाता था कि वहाँ पे जो मंदिर था जो है बद्रीनाथ का, वो कोई चमत्कार से, हम इसके विरोधी नहीं पूजा पाठ के, कोई चमत्कार से बच गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। वो प्राचीन कालीन मंदिर था और वो नदियों के मार्ग में नहीं था, वो हमेशा से वहीं था। डूबे वो हैं जो नदियों के मार्ग में अवरोधक बने हैं। प्रकृति तो हमें वापस करेगी ही ना, हमें तो झेलना पड़ेगा ही। अगर हम प्रकृति में हस्तक्षेप करेंगे तो प्रकृति हमें उसे सूद समेत वापस करेगी जो हमें वापस कर रही है। और अम्ल वर्षा, ये जो विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषणकारी गैसें जा रही हैं ऊपर, जैसे CO2, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है, CO2, NO2, नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड, और दूसरा है नाइट्रिक एसिड व सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों गैसें आप देख पा रहे हैं यहाँ से सीधे जा रही हैं। CO2 कहाँ जा रहा है, बादल में सांद्रण हो रहा है इसका, और यहाँ से इसका सांद्रण हो रहा है, और ये इसके साथ मिक्स होके यहाँ से क्या कर रही हैं, वर्षा के रूप में नीचे आ रही हैं, जिसको हम कहते हैं एसिड रेन, अम्ल वर्षा। ये अम्ल वर्षा के रूप में ये गैस वापस ऊपर जा रही है और ये गैस, और इनका निर्माण कहाँ से हो रहा है, ये उद्योग, ये आप देख पा रहे हैं उद्योगों से जो धुआं चिमनियों से निकल रहा है, ईंधन निकल रहा है, वाष्प निकल रहा है, परिवहन से जो धुआं निकल रहा है इससे निकल रहा है, और ये सब पृथ्वी से ऊपर जा रहे हैं। और ये जो दूसरी तरफ हमारा एक और संसाधन जो विनाश हो रहा है, हमारे एक और संसाधन का विनाश हो रहा है मनुष्य के कारण। किसका, जो निर्वनीकरण बढ़ रहा है, ये टॉपिक भी इसी में है, निर्वनीकरण, वनों का विनाश। तो जो ये वनों का विनाश हो रहा है ये भी तो एक कारण है। ये तो हमारे
पूरे भूमंडल पर ये क्या करते थे, ये पारिस्थितिकी जो हमारी थी पेड़ पौधों की, ये पूरे संतुलन को बनाए रखते थे, ये पूरे पारिस्थितिकी को कंट्रोल किए रहते थे, ये तो पूरा एकदम बढ़िया बैलेंस बना के रखते थे। लेकिन जब इनको भी मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए काट दे रहा है, ख़त्म कर दे रहा है, वन विनाश कर दे रहा है, निर्वनीकरण कर दे रहा है, तो उसकी भी समस्या हमें ही झेलनी पड़ेगी। तो जब ये भी ख़त्म हो जा रहा है तो कुछ नहीं बच रहा है, सिर्फ बच रहा है ये और ये बनकर क्या जा रहे हैं, पृथ्वी से जा रहे हैं बादल में, और बादल में जाके क्या हो रहे हैं, इससे सांद्रण करके यहाँ पे अम्ल वर्षा के रूप में ये धरातल पर आ रहे हैं। और धरातल पर आके क्या कर रहे हैं, पूरे हमारे पृथ्वी को प्रभावित कर रहे हैं। अम्ल वर्षा, एसिड रेन पूरे धरती पे प्रभावित कर रहे हैं, दुष्प्रभाव डाल रहे हैं। किस रूप में, कई रूप में। जैसे ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधाय पड़ रहा है। जो समुद्र में जीव जंतु पाए जाते हैं उनको वो भी पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं और वे भी अपना बैलेंस बना के रखते हैं। लेकिन जब ये अम्ल वर्षा होती है और समुद्रों में ज़्यादा अम्ल की मात्रा जाती है तो ये पारिस्थितिकी तंत्र में पूरे व्यवधान, कितने जीव जंतु मरने लगते हैं, कितने जीव जंतुओं को हानिकारक रूप में मर जाते हैं और वे उनके पूरी पारिस्थितिकी प्रभावित होती है जल की। और अगला है भूमिगत जल के पोषक खनिजों में असंतुलन। भूमिगत जल भी तो हमारी एक पारिस्थितिकी है, भूमिगत जल भी तो हमें जो है पारिस्थितिकी के रूप में एक संसाधन के रूप में हमें दे रही है। वाटर लेवल जिसको कहते हैं, भूमिगत जल, धरातल के अंदर जो जल कार्य कर रहा है उसमें भी तो नुकसान ही पहुंच रहा है। भूमिगत जल भी तो एसिड की मात्रा रिस कर, वर्षा का जल रिस कर धरातल के अंदर जाएगा, वो हमारे जल को जिससे हम बाहर निकाल के पानी पीते हैं, पिया जाता है, वो भी तो प्रभावित हो रहा है। तो उसका अम्ल वर्षा से भूमिगत जल के पोषक खनिजों में भी असंतुलन, विभिन्न प्रकार के जो उसमें खनिज तत्व पाए जाते हैं उसमें असंतुलन पैदा हो रहा है, खनिज को तत्वों की मात्रा कम हो रही है। पौधों के विकास में बाधक हो रहा है, पौधों के विकास में बाधक हो रहा है। जो पौधे हैं हमारे, उनकी पत्तियां सूख जा रही हैं, पीली पड़ जा रही हैं, सड़गड़ जा रही हैं, ज़्यादा एसिड होने की वजह से, ज़्यादा जो है जल की जो अम्ल की मात्रा है उसमें बढ़ने की वजह से पत्तियां पीली पड़ जा रही हैं, सूख जा रही हैं, सड़ जा रहे हैं, पौधे नष्ट हो जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, पौधों के विकास नहीं हो पा रहा है। पत्थर के भवनों की चमक में कमी। जो पत्थर के भवन होते हैं, जो हमारी विभिन्न ऐतिहासिक प्राचीन कलाएं हैं, वो भी दुष्प्रभावित हो रहे हैं। जैसे अभी हमने एक रिपोर्ट में था कि अम्ल वर्षा के कारण जो है इसमें ताजमहल की जो संगमरमर की बनी हुई है, ताजमहल की पूरे ताजमहल, उसमें जो है पीलापन आ रहा है। तो क्या हो रहा है, एसिड रेन इसका प्रमुख कारण है, दिख रहा है, दुष्प्रभाव दिख रहा है एसिड रेन का, कि एसिड रेन के कारण वो हमारे पूरे संगमरमर का पत्थर में पीलापन आ रहा है। तो क्या हुआ, जो चमकदार बहुमूल्य इमारती मतलब हमारी जो ऐतिहासिक प्राचीन कलाएं थी उनकी चमक भी खत्म हो रही है। तो इसके जिम्मेदार कौन है, एसिड रेन। इसका दुष्प्रभाव क्या है, एसिड रेन। एसिड रेन को, अम्ल वर्षा को झील कातिल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, वही हमने आपको बताया, झील कातिल इसीलिए कहा जाता है इसको कि ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान डालते हैं। मतलब झील कातिल, झील और तालाबों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को के लिए ये बहुत हानिकारक होते हैं, उनके मृत्यु का ये कारण बनते हैं। भारत में वर्तमान समय में अम्ल वर्षा की समस्या विकराल नहीं हो पाई है, क्योंकि अम्ल वर्षा जल में अम्लता का स्तर अभी भी थोड़ा सुरक्षित है, लेकिन स्टार्ट हो गई है, जो कि हमारे ताजमहल में देखने को मिलता है। अभी हाल में ही बनारस में भी पीली वर्षा हुई थी, हम लोगों ने न्यूज़ में सुना था। तो ये सब जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण, और पर्यावरण प्रदूषण मानवीय हस्तक्षेप क्यों है, मानव अपनी प्रौद्योगिकी के लिए इन सब का प्रयोग कर रहा है। तो ये थे हमारे पर्यावरणीय संकट और पर्यावरणीय संकट से संबंधित विभिन्न प्रकार के उपाय जो मैंने आपको समझाया। अगर आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और ताकि हम अपना नोटिफिकेशन हमारा आप तक पहुंच सके। और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।
वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।